वेलकम दोस्तों, अभी आपने पढ़ा क्रोनी सर से इंग्लिश के बारे में और मैं संजीव आर्य बात करूंगा इंग्लिश पेडागोजी की। तो समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से प्रश्नों को हल करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी के जो भी प्रश्न आए हैं हमारे पेपर 2 में, तो ये क्या है भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल टीचिंग ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यस, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का मतलब है वो क्लासरूम जहां पर बहुभाषी बच्चे हैं, मतलब एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। हो सकता है आप एक ऐसी क्लास में जाएं जहां पे पंजाबी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, हरियाणवी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर आप ऐसे क्लासरूम में हैं, उसकी बात चल रही है। हाउ कैन ए टीचर एड्रेस द इश्यू ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को कैसे इशू करेगा। बाय मैंडेटिंग द कंपल्सरी यूज ऑफ स्कूल लैंग्वेज, जी नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं जो हमारी एक जो बहुभाषिकता है या मल्टीलिंगुअल जो हमारे देश की जो एक सुंदरता है, वो हमारी कक्षा में रौनक बढ़ाती है, हम उसका उत्सव मनाते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन गलत जा रहा है। उसके बाद में बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स टू नॉट स्पीक इन देयर मदर टंग, आप उनको डिस्करेज करेंगे कि मदर टंग में ना बोले, जी नहीं, उनको आपको एनकरेज करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। बाय रिकॉग्नाइजिंग द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, जी हाँ, आपको रिकॉग्नाइज करना है। जब आप मौका देंगे तो आप रिकॉग्नाइज तभी तो कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। फोर्थ भी देख लेते हैं। बाय इग्नोरिंग द यूज ऑफ मदर टंग, जी नहीं, आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, आपको रिकॉग्नाइज करना है उनकी मदर टंग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। ए 3-year-old चाइल्ड इज एबल टू परफॉर्म सिंपल कम्युनिकेटिव टास्क यूजिंग सिंगल वर्ड, फ्रेजेस एंड शॉर्ट सेंटेंसेज। इट रिप्रेजेंट्स द चाइल्ड स्किल ऑफ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। यहां पर ऐसा आना चाहिए भाई, इट रिप्रेजेंट्स द चाइल्ड स्किल ऑफ, कौन सी स्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या वो लिटरेसी की बात कर रहा है? जी, 3 साल का बच्चा लिटरेसी की बात नहीं, ठीक है ना, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन वो बोल पाता है, यहां पर यही बात चल रही है। क्या वो क्रिएटिविटी की बात है? जी नहीं। क्या वो लैंग्वेज लर्निंग है? जी नहीं। वो बात क्या है? ओरेसी, मतलब जो केवल ओरल तक सीमित है, वो बोल सकता है, सुन सकता है, लेकिन अभी उसने पढ़ना नहीं सीखा क्योंकि बच्चा है 3 साल का। चलिए जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 138, मेटा लिंग्विस्टिक रेफर्स टू, जी हाँ, मेटा लिंग्विस्टिक क्या होता है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो शब्द होता है मेटा, मेटा का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में सोचना, उसके डीपली जाना। देखिए, आपको लैंग्वेज आना एक अलग चीज है, आप बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, वो होता है एक अलग चीज। और वहीं उसके अंदर जाना, उसकी गहराई में जाना, ये कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, उन चीजों की समझ रख पाना, वो क्या होता है? मेटा। वहां पर मेटा आ जाता है। जैसे एक शब्द होता है मेटा कोग्निशन, वो होता है कोग्निशन अबाउट कोग्निशन। ठीक है, तो यहां पर जब हम जाएंगे तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए पर्सन्स एबिलिटी टू नोट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, कि भाई व्यक्ति लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ए पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जी नहीं, केवल कम्युनिकेशन की एबिलिटी को हम मेटा लिंग्विस्टिक नहीं कहेंगे। आफ्टर दैट, पर्सन्स एबिलिटी टू बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क्स, जी हाँ, वो समझ सकता है, वो चिंतन कर सकता है लैंग्वेज के ऊपर और ये भी जानता है कि ये काम कैसे करती है। ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। फोर्थ भी देख लेते हैं। पर्सन्स एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन मैनी लैंग्वेजेस, जी नहीं, उसको हम मेटा लिंग्विस्टिक नहीं कहेंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है कि भाई जब हम रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि भाई लैंग्वेज कैसे काम करती है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है हमारा, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर। जो सीक्वेंस है, जो लेटर्स का जो सीक्वेंस है, उसमें उसको डिफिकल्टी आती है इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंटली लूजिंग विजुअल मेमोरी। जो वो पढ़ता है कि भाई इसकी स्पेलिंग ये होती है, उसको थोड़ी देर के बाद में भूल जाता है। तो वो किससे एसोसिएट हो जा सकता है? देखिए, मैं यहाँ पर एक एडिशनल बता रहा हूँ। जहां पर होता है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है वोज और सो में, ठीक है जी, मतलब या फिर कहें हम, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है अनक्लियर या न्यूक्लियर में। उनको लगेगा कि एक ही तो है, ठीक है, तो उसको एक विजुअल जो एक हमारी मेमोरी होती है, उसके लिए उसमें प्रॉब्लम है, वो उनके जो सीक्वेंस है उसको भूल जा रहा है। और ये जो एक है रीडिंग डिसऑर्डर है, और इसी रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, वहीं डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड विद मैथ्स, ठीक है जी। डिस्ग्राफिया जो है वो हमारा लिखने से संबंधित है, और डिस्पेक्सिया हमारी मसल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following language is not included in 8th schedule of Indian Constitution?
भारतीय संविधान के 8वें जो हमारा, तो यहाँ पर जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। बोडो है, भोजपुरी, संथाली या मणिपुरी। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी भाषा है भोजपुरी वो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी बोडो भी इंक्लूडेड है, संथाली भी इंक्लूडेड है और मणिपुरी भी इंक्लूडेड है। और क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। जी हाँ, वहां पर मैथिली इंक्लूडेड है, भोजपुरी नहीं है। देयर आर 22 टोटल लैंग्वेजेस जिसमें भोजपुरी कहीं भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बाकी की ये तीनों गलत होंगे क्योंकि नोट पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग लैंग्वेज इज। यदि आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आपको सबसे पहले, सीखने से भी पहले क्या होना चाहिए आपके अंदर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, हमें चाहिए क्या? मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेट ही नहीं होंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडर गोज थ्रू द टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू गेट इट्स सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया की बात चल रही है दोस्तों, समझना इस बात को। एंड सबस्टेंस अंडरस्टैंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्रीहेंड्स द टोन और इंटेंशन ऑफ द राइटर, कि भाई जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है और वो जल्दी जल्दी उस चीज को पढ़ रहा है। दिस सब स्किल ऑफ रीडिंग इज नोन एज, ये पढ़ने की ये जो सब स्किल है इसको क्या कहा जाता है? देखिए, रीडिंग अपने आप में एक स्किल है और इसकी काफी सारी सब स्किल्स होती हैं, और उन्हीं में ये जो कह रहा है कि भाई हमने एक पूरे पेज को पढ़ा और हम जानते हैं कि भाई इसकी इंटेंशन क्या है, ये क्या कहना चाहता है, हम वो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा? हम उसको जस्ट एक सार देखना चाहते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्कीमिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है स्कीमिंग। वहीं पर अगर हम बात करें स्कैनिंग की, स्कैनिंग क्या होता है? जब हमें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको हम स्कैनिंग कहते हैं, जैसे कि हम डिक्शनरी में करते हैं, है ना। आपको एक पर्टिकुलर वर्ड ही देखना है, आप बाकी पूरे पेज को नहीं पढ़ रहे हैं। या फिर हम टेलीफोन डायरेक्टरी को देखते हैं, आपको एक पर्टिकुलर नंबर ही चाहिए होता है, वो स्कैनिंग में आ जाता है। इंटेंसिव रीडिंग जब होता है जब हम गहनता से किसी चीज को पढ़ते हैं, और एक्सटेंसिव कब होता है? जब हम ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कीमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए टीचर इज डायरेक्टिंग लर्नर्स टू वर्क ऑन प्लेस एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस, व्हाट कुड दिस इज रिलेटेड टू? यह किससे रिलेटेड हो सकता है? कि देखिए यहां पर समझना है प्लेस एंड मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आए हैं उनका आपको प्लेस और मीनिंग को समझना है। और जहां पर बात आ जाती है प्लेस की, प्लेस में आपका क्या आंसर होगा? सिंटैक्स। ठीक है जी, आपको याद रखना है कि भाई सेंटेंस में क्या अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की, वो रिलेट किससे करता है? सिंटैक्स से। और आपको याद भी रखना है कि सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है किससे? सेंटेंस से। आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सेंटेंस सिंटैक्स। तो आपको याद रखना कि वर्ड्स के अरेंजमेंट इन सेंटेंस वो क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। वही जो अगर खाली मीनिंग होता इसमें, अगर मीनिंग होता तो वो क्या हो जाता? सिमेंटिक्स हो जाता। सिमेंटिक्स इज रिलेटेड विद मीनिंग एंड सिंटैक्स इज रिलेटेड विद सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, फोनोलॉजी कहां से रिलेटेड है? ध्वनि से, साउंड से। और मोर्फोलॉजी क्या है? शब्दों से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज। यस, सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, आपको यहां पर समझना है। सिंक्रोनस होता है जब हम मिलजुल कर एक ही समय पर, मतलब दो वक्ता होते हैं आपस में बात कर सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। और वहीं जब हमारा एक ऐसा इंफॉर्मेशन हम देते हैं जहां पर दोनों का होना अनिवार्य नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एसिंक्रोनस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसमें दोनों का होना अनिवार्य नहीं है, एक ने लिखा दूसरे ने पढ़ा, ये इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है दोनों तरफ से बातें चलती हैं, तो वो क्या होगा? सिंक्रोनस होगा। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिंक्रोनस होगा, वहीं इंस्टेंट चैट सिंक्रोनस होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एसिंक्रोनस, तो हमारा आंसर क्या होगा? न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज शुड बी सीन मेनली एज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग यूजेस एंड फंक्शन ऑफ आइटम्स थ्रू एक्सपोजर टू स्पोकन एंड रिटन इनपुट्स। जी हाँ, बात चल रही है स्पोकन और रिटन इनपुट्स की। तो क्या हम बात कर रहे हैं स्किल्स की या फ्लुएंसी की या प्रोफिशिएंसी की? जी नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
ग्रामर की, क्योंकि जो ग्रामर है वो हमारे स्पोकन और रिटन से रिलेटेड होती है। हमें बोलना क्या है, हमें लिखना कैसे है, उससे रिलेटेड होती है हमारी ग्रामर। तो हमारा आंसर होगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, यदि ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, देन व्हाट इज इट एसोसिएटेड विद, तो यह किससे एसोसिएटेड होगी, या हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग की, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, हम उसमें एफर्ट्स लगाते हैं। और वहीं यदि हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, यदि एक्विजिशन होता है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, सब कॉन्शियस माइंड से होता है, जबकि लर्निंग क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जी हाँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग मेनली एम्फेसाइजेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। कौन सी लैंग्वेज स्किल पर वो ज्यादा एम्फेसिस डालता है? याद कीजिए दोस्तों, हमने भी जब इंग्लिश सीखी है तो वो ट्रांसलेशन मेथड से सीखी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हिंदी से इंग्लिश में सीखी है, और वो ज्यादातर मेरे किसके लिए काम आ रही है? केवल रीडिंग और राइटिंग के लिए, सुनने और बोलने के मेरे इतनी अधिक काम नहीं आ रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, देखिए हम रीडिंग और राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं इंग्लिश में, लेकिन वहीं बोलने और सुनने में हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से नहीं अच्छा सीख पाते। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्किल्स आर नोन एज रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स? जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? रिसेप्टिव, जिसमें हम रिसीव करते हैं। और रिसीव हम कैसे करते हैं? आउट ऑफ दीज 4 स्किल्स, मतलब LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें से जो लिसनिंग होती है वो भी रिसीव करने के काम आती है, और वहीं पर जो रीडिंग होता है उससे भी हम रिसीव करते हैं। इसके कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिसनिंग, रीडिंग। ये 2 हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें रीडिंग और राइटिंग की, ये दोनों स्किल्स हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। चलिए चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ए टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड हिज स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर ए स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन ए गिवन टॉपिक। स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने कहा स्टूडेंट आर टू इंक्लूड पिक्चर्स, ग्राफिक्स, मीडिया क्लिप्स एंड लिंक टू रिसोर्स। स्टूडेंट्स को ये सारा काम करना था। व्हाट कंपिटेंसीज विल स्टूडेंट्स एग्जिबिट एट द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद में बच्चों के अंदर क्या क्या कंपिटेंसीज आ जाएंगे, किस चीज के लिए वो कंपिटेंट हो जाएंगे? जी हाँ, बात चल रही है यहां पर किसकी? मीडिया रिसोर्सेज की। यस, मीडिया क्लिप्स की बात चल रही है, ग्राफिक्स की बात चल रही है, पिक्चर्स की बात चल रही है। तो इसी से रिलेटेड हमारा आंसर्स भी होने चाहिए। देखते हैं, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन मीडिया, क्या इसके कंपिटेंसी आ जाएगी? रिकॉग्नाइज द मीडिया स्ट्रेंथ, रिकॉग्नाइज द मीडिया स्ट्रेटजीज टू इन्फॉर्म एंड परसुएड, ये बात आ सकती है। क्योंकि जब वो देखेगा तो भाई वो देखेगा कि भाई जो मीडिया की जो स्ट्रेटजी है, कैसे वो चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं और लोगों को परसुएड करते हैं, मतलब लोगों की विचारधारा पर इम्पैक्ट डालते हैं। आफ्टर दैट डिमोन्स्ट्रेट स्ट्रेटजीज एंड क्रिएटिव टेक्निक टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मीडिया। यहाँ पर हमारा लक्ष्य है प्रेजेंटेशन को सिखाना नहीं है, हमें मीडिया के बारे में सिखाना है। आइडेंटिफाई द एस्थेटिक इफेक्ट्स ऑफ मीडिया प्रेजेंटेशन, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिकॉग्नाइज द मीडिया स्ट्रेटजीज टू इन्फॉर्म एंड परसुएड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये यहाँ बात चल रही है RTE 2009 की। रिकमेंड्स द लर्निंग थ्रू द मदर टंग, जो भाई हमें मदर टंग किस कक्षा तक सिखानी है, बात उसकी चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो आपने भी देखा होगा जो हमारा 3 लैंग्वेजेस, यस, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने संस्कृत पढ़ी है कक्षा 8 तक, तो मतलब वहां तक हमारी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है। और इसी हिसाब से हम कहेंगे यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा अप टू 8th स्टैंडर्ड। अप टू 8th स्टैंडर्ड मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो होपफुली आपने समझा इंग्लिश पेडागोजी को। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।